आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर, भाई आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब होता है कोई भी चीज अपने बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस पे अगर हो सके तो वो बेस्ट पॉसिबल कंडीशन क्या है। जैसे अगर सपोज कर लो कि बोलते हैं कि ये, जैसे सपोज कर लो आप एकदम चाय पी रहे हो कोई, ठीक है, आप चाय पी रहे हैं और कोई आपको लगा कि चाय बड़ी मीठी है, तो आप बोलेंगे कि अरे लगता है ये चाय तो बिल्कुल चाशनी की जैसे मीठी है। बोलते हैं ना नॉर्मली कि अरे ये चाय तो बड़ी चाशनी जैसी बन गई है पूरी। क्यों? क्योंकि चाशनी जो है वो उस मीठेपन का आइडियल लेवल है या सबसे टॉप मोस्ट लेवल है जो आप जानते हैं। ठीक है, जो आपके नॉलेज में मीठे का जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है वो चाशनी है। तो उस हिसाब से आप किसी को भी कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आप ये बोल देते हैं कि अरे ये तो चाशनी की तरह मीठी हो गई ये चीज़। इसी तरीके से हर एक चीज में एक आइडियल पैरामीटर होता है। हर एक चीज में कुछ ना कुछ आइडियल पैरामीटर होता है। आइडियल पैरामीटर्स की जरूरत क्या होती है? देखिए, जरूरी नहीं है कि हर चीज एकदम आइडियल फॉर्म में वर्क करे। अब अगर सपोज कर लीजिए कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी इनफाइनाइट हो जानी चाहिए। आइडियल मैग्नेटिक मटेरियल इनफाइनाइट परमिबिलिटी पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल ना। आइडियल कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो आइडियली मैग्नेटिक पाथ कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम ये बोलेंगे कि उसकी म्यू आर इनफाइनाइट और एस की वैल्यू जीरो कर दो। ये पॉसिबल नहीं है ना, ये चीज़, ये दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। तो आइडियल होने की बात ये होती है कि हम एक सिचुएशन बताते हैं, हम एक कंडीशंस बताते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एकदम शुद्ध हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो उत्तम होने की परिकाष्ठा होती है वो। ठीक है, कि दिस इज द अटमोस्ट पॉइंट, एनीथिंग कुड बी रिफाइंड अप टू दैट लेवल। वो अटमोस्ट लेवल है कि कोई चीज़ उस लेवल तक रीच कर जाए तो उसको उसकी आइडियल स्टेट माना जाए। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर में ये चीज़ कैसे फिट बैठता है? ट्रांसफॉर्मर के केस में ये चीज़ कैसे फिट बैठती है? देखिए, नॉर्मली हमको पता है कि एक ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसके अंदर लॉसेस भी होते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग्स के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं अबाउट द लॉसेस कि ठीक है, उसके अंदर कोर लॉसेस हैं, उसके अंदर कॉपर लॉसेस हैं। ठीक है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का कुछ फॉर्म अगर दिख रहा है तो दिख रहा है। अदर देन दैट आप बोलते हो कि उसके अंदर फिक्स्ड या मैग्नेटिक लॉसेस तो होंगे ही, कोर लॉसेस के फॉर्म में, है ना। और फिर जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी जिससे कि हम लोग कॉपर लॉस का स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक सबसे अपने उत्तम मोड पे अगर पहुंचे तो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर उसी का एक एक्सप्लेनेशन है, उसी का एक रिप्रेजेंटेशन है कि ट्रांसफॉर्मर का सबसे उत्कृष्ट लेवल जो है, सबसे उत्तम लेवल जो है वो क्या हो सकता है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है विच इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की क्या क्या खूबी होगी इसके अंदर? एक ट्रांसफॉर्मर जो है, इफ इट इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, यहां से मैं I1 सप्लाई दे रहा हूं, V1 इसकी सप्लाई पोटेंशियल में प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि कुछ EMF इसके भीतर इंड्यूस हुई। कौन सी EMF इंड्यूस हुई? दैट EMF इज गिवन एज E1। प्राइमरी EMF इंड्यूस्ड इज गिवन एज E1। ठीक है, यहां पर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होगा, कुछ फ्लक्स होगी जो इस तरफ आकर के लिंक होगी। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कुछ यहां पर, और मेरे पास इंड्यूस्ड EMF आएगी सेकेंडरी में E2। ठीक है भाई, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मैंने N1 लिख दिया, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स N2 लिख दिया। ठीक है, ये डिटेल भी हमको समझ आ गया। अब दो सिचुएशन हो सकती है, या तो मैं ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी को लोडेड रखूंगा या मैं ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी को अनलोडेड कंडीशन पर रखूंगा। दोनों ही कंडीशन पे मैं यहाँ पे V2 जरूर एक्सप्रेस करता हूँ। ठीक है, V2 जो है दैट इज माय सेकेंडरी साइड टर्मिनल पोटेंशियल, वो टर्मिनल वोल्टेज है मेरा जो सेकेंडरी साइड पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि वहां पे लोडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। उस हिसाब से V2 की मैग्नीट्यूड E2 के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर नो लोड कंडीशन होगा तो V2 कैन बी डायरेक्टली रिटन एज इक्वल टू E2, लेकिन अगर लोड कंडीशन होगा, ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर आपका वर्क कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में E2 और V2 बराबर नहीं होंगे। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था। ठीक है, मैंने बताया था इसका रीजन आपको। तो लेट अस सपोज कि यहां से I1 जो है वो सप्लाई करंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, E1 इंड्यूस्ड EMF जो है वो यहां पर मिल रहा है आपको, N1 जो है वो आपको नंबर ऑफ टर्न्स यहां से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ N2 मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है उसको हम लोग, उसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल बराबर हम लोग सबके लिए अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट बता दूं आपको। इसके बारे में लिखिएगा, इट इज एन इमेजिनरी ट्रांसफॉर्मर, इमेजिनरी कंडीशन, it is an imaginary condition of transformer which is
considered for the refinement of design parameters of any ट्रांसफॉर्मर या पावर ट्रांसफॉर्मर। इसका मीनिंग आप समझ गए। आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो है वो हम केवल इसी वजह से कंसिडर करते हैं कि हमको ट्रांसफॉर्मर की डिजाइन पैरामीटर्स को इनहेंस करना है, तो कितना इनहेंस करना है। इनहेंस अगर करना ही है तो कोई तो एक लिमिट होगी ना कि इस लेवल तक इनहेंस करना है। वो लेवल डिसाइड करने के लिए, वो बेंचमार्क बताने के लिए हमको आइडियल कंडीशंस को चेक करना होता है कि आइडियली एक सबसे अच्छा ट्रांसफॉर्मर भी क्या क्या कर सकता है, वो चीज। तो चलिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की फिर पैरामीटर्स क्या क्या हो सकती है। तो एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर will have following the following characteristics। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी किसी आइडियल ट्रांसफॉर्मर के भीतर, ठीक है। चलिए समझते हैं इस चीज को। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो सबसे पहली बात इसकी एफिशिएंसी पे आती है कि एफिशिएंसी कितनी होगी आइडियल ट्रांसफॉर्मर की। 100% होनी चाहिए। आइडियल का तो मतलब ये हो गया कि आइडियली मैक्सिमम एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो फर्स्ट केस आप लिखेंगे इट्स एफिशिएंसी परसेंटेज शुड बी 100%। अब बताइए, किसी मशीन की अगर एफिशिएंसी 100% है तो लॉसेस कितना परसेंट होगा उसके अंदर? 0। कोई लॉसेस नहीं होगा उसके अंदर। तो इसका मतलब इट्स कोर एंड कॉपर लॉसेस शुड बी 0। कोई कोर लॉस नहीं, कोई कॉपर लॉस नहीं, ठीक है, अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो। क्लियर है यहां तक का पॉइंट? चलिए ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। ये तो नॉर्मली भी हम लोग कंजर्वेशन के लॉ के हिसाब से, इंटेलिजेंस के हिसाब से तो बोलते ही हैं किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए कि ठीक है, पावर जो है उसको कंजर्व्ड रख सकता है ये, ठीक है भाई। उस कंडीशन पे आपका इनपुट वोल्टेज जो है सी हो गया, डी पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। तो ना कॉपर लॉस हो रही है, ना आयरन लॉस हो रहा है यहाँ पे, हिस्टेरिसिस, एडी करंट वगैरह का ऐसा कोई लॉस यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक। इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के बराबर है, वी आउट, इसको वी प्राइमरी वी सेकेंडरी भी बोल सकते हो आप। एंड इनपुट करंट इज इक्वल्स टू आउटपुट करंट। ये भी बात इक्वली सही हो जाएगी इसके भीतर, ठीक है। एकदम आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो ये भी कंडीशन इसके भीतर सही हो जाएगी, ठीक है। इतना बेसिक कंडीशंस तो इसके अंदर, इतना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसके भीतर होना ही चाहिए, ठीक। अब ये तो चलो कुछ इलेक्ट्रिकल बातें हो गई, कुछ मैग्नेटिक पैरामीटर भी डिस्कस कर लेते हैं। जो ट्रांसफार्मर का कोर होगा, अब हम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर के कोर पर आते हैं। ट्रांसफार्मर का कोर जो होगा उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी कैसी होनी चाहिए? तो द रिलेटिव permeability of ferromagnetic core should be infinite। अब आप खुद ही सोच के बताइए, क्या म्यू आर की वैल्यू इनफाइनाइट होना पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है ना, बहुत हाई हो सकता है बट इनफाइनाइट तो नहीं हो जाएगा। तो विच इज नॉट पॉसिबल, which is not practically possible, ठीक है। तो ये बात प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि म्यू आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। भाई म्यू आर की वैल्यू अगर इनफाइनाइट आप बोल रहे हो तो इसका मतलब आपको तैयार रहना पड़ेगा कि रिलक्टेंस भी उसका 0 होगा फिर। तो इट्स रिलक्टेंस शुड बी इक्वल टू 0। एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तभी तो म्यू आर की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी पर रहेगी ना इसकी। एस इज इक्वल टू एल अपॉन ए म्यू बोलते हैं ना हम लोग, तो एस इज इक्वल टू एल अपॉन ए म्यू का मतलब हो गया म्यू के इनवर्स पे चलता है। म्यू अगर इन्फिनिटी है तो एस की वैल्यू 0 पर हो जाएगी, ठीक है। जो कोर मटेरियल जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है कि वो 100% पूरी मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्ट करेगा, मतलब लीकेज होगा ही नहीं उसके अंदर,
तो लीकेज जो हो गया या लीकेज फैक्टर जो हो गया उसकी वैल्यू तो खत्म हो गई वहां से। फाई एल जो जो हम लोग लिखते हैं लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा कोई लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। जो प्राइमरी वाइंडिंग में जितनी भी फ्लक्स बनेगी 100% दूसरी तरफ लिंक होगी। मतलब के की वैल्यू कौन सा वाला के, इस बार मैग्नेटिक का के की बात कर रहा हूं मैं, कौन सा, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज, उस के की मैं बात कर रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जिसको आप बेसिकली बोलते हो, ठीक है, उस के की बात कर रहा हूँ जिसपे आप 512 अपॉन 5 का एक्सप्रेशन से जिसको रिप्रेजेंट करते हो। बोथ वैल्यू शुड बी इक्वल टू ईच अदर एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के विल बिकम इक्वल टू 1। के की वैल्यू तो 1 आ जाएगी वहां पर। और अपना दूसरा वाला जो के है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाला के, उसका क्या हो जाएगा, उसका क्या कंडीशन हो जाएगा, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे सारी चीजें तो आपने इक्वल बता दी। तो ये सारा कुछ डिटेल आपको आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर दिखेगा, ठीक है। फ्लक्स का लिंकेज 100% हो जाएगा यहाँ पर, DEF तक आ गए ना। हियर द फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स का लिंकेज विल बी 100%। फ्लक्स का लिंकेज जो है ये कितना हो जाएगा, पूरा 100% फ्लक्स जो है वो लिंक होने लग जाएगी सेकेंडरी साइड से, ठीक है भाई। लीकेज फ्लक्स 0, फाई की वैल्यू मैक्सिमम, बाकी सब डिटेल आप लिख लीजिएगा, ठीक है, और एडिशनल लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी ओरली मैंने आपको जो बताया, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि लीकेज फ्लक्स फिर 0 हो जाएगी, है ना, और फाई की वैल्यू फाई एम मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। जो फाई रहेगा आपका वही मैक्सिमम फ्लक्स भी रहेगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाई की वैल्यू जो है वो अपने फाई एम पर पहुंच जाएगी। ओके, चलिए परफेक्ट है, बढ़िया है। तो अब जरा आते हैं हम लोग इसके फेजर डायग्राम पे, इसके फेजर पर आते हैं और लिखते हैं कि देन हाउ विल बी इट्स फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अब ध्यान रखिएगा कंडीशन है एट नो लोड। अब इस बार मैं आपको ये जो ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताऊंगा, ये दोनों ही कंडीशन के हिसाब से बताऊंगा। नॉर्मली क्या होता है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर जब कोई पढ़ता है तो उसको खाली एक ही कंडीशन पे पढ़ता है, ठीक है, उसको नो लोड वगैरह पढ़ा के बोल दिया जाता है कि भैया हो गया आइडियल ट्रांसफॉर्मर में इतना ही। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में दोनों कंडीशन देखिएगा कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर लोड के साथ कैसे बिहेव करता है, वो भी समझेंगे अभी इसी क्लास में। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड तो हम सुनते ही हैं नॉर्मली, ठीक है। तो फेजर डायग्राम फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड, ये फेजर के लिए आपको ईएमएफ इक्वेशन के लिए के समय जो मैंने फेजर बताया था उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो जरूर से आप पढ़े हों, ये जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ईएमएफ इक्वेशन के समय मैंने आपको फेजर पे बताया हुआ था कि अगर सपोज कर लीजिए यहां पर मैं मैग्नेटाइजेशन करंट की बात करता हूं, इफ आई एम शोइंग द मैग्नेटाइजेशन करंट आई म्यू ऑन दिस, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो आई म्यू जो होगा वो तो सीधे सीधे I1 ही होगा। मतलब जितनी मैं प्राइमरी साइड पे करंट प्रोवाइड कर रहा हूं वो पूरी की पूरी मैग्नेटाइजेशन करंट है, वो पूरी 100% करंट इस्तेमाल हो रही है मैग्नेटाइज करने के लिए, ठीक है। और इसी फेस पर हमारे पास है क्या, इसी फेस पे हमारे पास है फाई, जो कि फाई एम है। तो फ्लक्स का भी यही सीन है, फाई एम साइन ओमेगा टी हम लोग लिखते थे, तो उसको आइडियल कंडीशन पे आई को हम लोग लिखते थे आई एम साइन ओमेगा टी, आई म्यू को, ठीक है। तो यहां पर आप डायरेक्टली उसको फाई एम लिख सकते हो फ्लक्स को। ये एक फेज में आ गई। इनसे लैग करता हुआ हम लोगों ने देखा था बाय 90 डिग्रीज, क्या था यहां पर था हमारे पास E1 इक्वल टू E2, ठीक है। क्या था यहां पर E1 इक्वल टू E2, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, याद है आपको 4.44 F फाई एम इंटू N1 या N2 के फॉर्म में मैंने आपको ये दोनों चीजों के लिए बताया था, ठीक। तो इसको आप देखेंगे कि यहां से ये 90 डिग्री लैग करता हुआ दिख रहा है आपको, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बार चूंकि मैंने कंडीशन आपको नो लोड का बोला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा कि सिंस नो लोड कंडीशन, सिंस नो लोड कंडीशन, अगर नो लोड कंडीशन है सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ I2 क्या हो जाएगा, I2 विल बी 0। एंड हमको पता है कि E2 जो होता है ये होता है V2 प्लस I2 इंटू R। सेकेंडरी साइड पे टर्मिनल वोल्टेज जो होता है उसको हम लोग इस हिसाब से बताते हैं कि टर्मिनल जो ईएमएफ होता है सेकेंडरी साइड का वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू द टर्मिनल वोल्टेज नॉर्मली प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए। बट आइडियल ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अगर आपका लोड साइड ओपन है, कोई लोड लगा ही नहीं है, तो करंट तो जाएगी नहीं वहां से। अगर कोई करंट नहीं जा रही, I2 की वैल्यू 0 है, तो बताइए ये वाला फैक्टर तो पूरा 0 हो गया ना। सो वी विल गेट E2 इज इक्वल्स टू V2। किस कंडीशन पे? कंडीशन स्पेसिफिक है ये, एट नो लोड, एट नो लोड।
तो क्या यहाँ पे एक और टर्म मैं ऐड कर सकता हूँ क्या, V2, इस टर्म को भी मैं यहीं पर जोड़ के लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू V2। ये सब हम लोग किस में देख चुके हैं, ये सब हम लोग EMF इक्वेशन के डेरिवेशन वाले पार्ट में देख चुके हैं। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो E2 जो है दैट इज इक्वल टू V2 फॉर नो लोड कंडीशन, ठीक है। बाकी फ्लक्स वगैरह का एक्सप्रेशन आपको पता है, phi m sin ओमेगा t है ना, हम लोग इक्वेशंस के फॉर्म में, हार्मोनिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए, अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर V1 का एक्सप्रेशन जो है वो किधर दिखाएंगे आप, जब आपको V1 दिखाना होगा तो किधर दिखाएंगे, प्राइमरी साइड का जो सप्लाई पोटेंशियल होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज आवर V1। तो V1 को कहाँ पर आप शो करेंगे, V1 जो होगा वो एग्जैक्ट फेज अपोजिशन पे होगा फ्रॉम दिस V2, एग्जैक्ट फेज अपोजिशन पे होगा V1। चलो इसको आगे चल के मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। तो V1 जो हो गया वो हमारा फेज अपोजिशन 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम दिस, और यहां से ये आपको 90 डिग्री अपार्ट दिखेगा। तो मतलब V1 जो है वो यहाँ पर आपको लीड करता हुआ दिखेगा, I1 जो है वो लैग करता हुआ दिखेगा। कारण क्या है इस सब चीज़ का, कि भाई जब कुछ नहीं लगा है, दो तरीकों से समझ सकते हैं आप I1 के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक प्योर इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, और प्योर इंडक्टर होने की वजह से करंट आइडियली 90 डिग्री पीछे चल रही है फ्रॉम इट्स वोल्टेज। तो करंट I1 जो है उससे 90 डिग्री लीड करता हुआ दिख रहा है आपको वोल्टेज V1, उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। या फिर लेंज लॉ के बेसिस पे फेज अपोजिशन भी आपको दिखाई दे रहा है, आइडियल ट्रांसफार्मर है तो कोई ड्रॉप्स हो नहीं रहा है, तो E1 और V1 को भले आप इक्वेट कर सकते हो बट वो फेज अपोजिशन पे होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो दोनों ही तरीकों से आप इसको समझ सकते हो। तो V1 को मैंने यहाँ पे लीड करता हुआ बना दिया, और इसी के साथ आपका जो नो लोड कंडीशन होता है वो समाप्त होता है, वो कंप्लीट होता है। इतना ही आप पढ़ते हैं नॉर्मली जब आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं, तो ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको आयरन लॉसेस को का एक्सप्रेशन के साथ लिख देते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं विद जीरो, कि हाँ भाई वो जीरो हो गया, ठीक है भाई आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया पूरा, ठीक। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अभी आपको ऑन लोड कंडीशन देखना बचा हुआ है कि अगर लोड का कंडीशन हो और ट्रांसफार्मर अभी भी आइडियल बिहेवियर ही शो करे तो लोड के साथ उसका बर्ताव कैसा रहेगा, एक लोड के साथ उसका बिहेवियर कैसे जाएगा, ठीक है। तो अब एक एडिशनल पॉइंट आपको मैं इसके आगे और बता देता हूं कि आइडियल ट्रांसफार्मर, नेक्स्ट एक पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए डेटा जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये काम का है, चाहे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो या AEJ के स्टूडेंट्स हो। हालांकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखा जाए तो आइडियल ट्रांसफार्मर इससे पहले तक जो मैंने लिखाया था उतना सफिशिएंट है, उससे आगे का नहीं पूछता आपको, ठीक है। AEJ के पेपर में कभी आपको ऑन लोड की कंडीशन का बता दिया या कुछ पूछ लिया तो कंसेप्चुअली पूछता है, थ्योरेटिकली पूछ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। बट फिर भी चलो डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड की कंडीशन क्या होगी, लेट अस सपोज, लिखते हैं कि लेट अस अज्यूम एन आइडियली inductive load being connected to the transformer secondary ठीक है। एक आइडियली इंडक्टिव लोड जो है वो कनेक्ट हो रहा है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से, ठीक है, समझ गए हम लोग। तो अब ये क्या बिहेवियर शो करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, करंट जो है वो लैग करेगी सप्लाई वोल्टेज से, ठीक है। वो सिनारियो वैसे भी हम लोगों ने सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए अज्यूम कर रखा है पहले से। तो ये हमारा एक आइडियली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है अभी। लेट अस सपोज दिस इज I1, ये हमारे सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग्स है, एंड दिस इज, यहाँ से I2 जा सकता है क्योंकि अब लोड लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से ऐसे प्योरली इंडक्टिव लोड को शो कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक इंडक्टिव लोड शो कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से जाने वाली सप्लाई को मैं I2 शो कर, ऑब्वियसली इस बार I2 जाएगी और इस बार वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी कंसिडर करना होगा हमको, ठीक है। इधर का पोटेंशियल जो है दिस इज V2 टर्मिनल पोटेंशियल,
और यहाँ का ईएमएफ जो है हमारे पास दिस इज E2, इधर का ईएमएफ कितना है, दिस इज E1, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है इस तरफ हमारे पास N1, दूसरी तरफ N2, ठीक है। और यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज V1। अब ध्यान से देखिएगा इसके आगे का सिनारियो क्या है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि लेट अस सपोज कि हमारा जो इम्पीडेंस है Z इज इक्वल्स टू R प्लस JXL। R कौन सा, रेजिस्टेंस ऑफ दैट वाइंडिंग, या इसको R लोड लिख लो, ठीक है, लोड का रेजिस्टेंस प्लस JXL के फॉर्म में। चलिए ये एक्सप्रेशन मैंने बता दिया सेकेंडरी साइड के इंपीडेंस के लिए। ओवरऑल इंपीडेंस जो होगा उसमें यहाँ की इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जरूर से काउंट होगी, इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है भाई। तो अब इसकी वजह से I2 करंट फ्लो होगी। अब हमको पता है, हमको यहाँ से पता है कि अगर मैं I2 की वैल्यू फाइंड करूं, I2 इज इक्वल्स टू E2 बाई टोटल ईएमएफ कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो वो E2 रहेगा डिवाइडेड बाई जो भी हमारा लोड इंपीडेंस लगा हुआ है ZL। I2 इज इक्वल्स टू E2 अपॉन ZL होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, ठीक है। अब मैंने अभी आपको क्या बोला कि यहाँ पे वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, लेकिन कब, जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होगा। अभी कौन सा ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो उसको भूलना नहीं है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल ट्रांसफार्मर। तो क्या अभी बताइए कि क्या अभी भी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को कंसीडर करना चाहिए क्या? यहाँ पर वाइंडिंग रेजिस्टेंस लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और लोड भी कौन सा लगा है? आइडियली इंडक्टिव लोड लगा हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस का नाम और निशान नहीं होना चाहिए इसके भीतर, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो मैं ये एक और चीज लिख सकता हूँ कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई ZL, V2 डिवाइडेड बाई ZL या XL, जैसा भी आप चाहो इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो V2 अपॉन ZL, V2 अपॉन ZL का एक्सप्रेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल है, देयरफॉर E2 इज इक्वल टू V2, ठीक है। इन दोनों को मैं अगर कंपेयर भी करूंगा तो मुझे बिल्कुल बराबर की वैल्यू मिल जाएगी इससे, ठीक है। E2 इज इक्वल टू V2 का एक्सप्रेशन मिल गया। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, पिछली बार जब मैंने नो लोड कंडीशन आपको बताया था तो सेकेंडरी साइड से कोई करंट नहीं जा रही थी। तो बताइए सेकेंडरी साइड में पिछली बार मैग्नेटोमोटिव फोर्स कितना बन रहा था? आप बोलेंगे सर मैग्नेटोमोटिव फोर्स बनने के लिए तो Ni चाहिए ना, या फाई S चाहिए, या HL चाहिए। तो Ni तो थी नहीं वहां पे, N तो था लेकिन I नहीं था, तो I वॉज जीरो, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स जीरो हो गया। यहां ऐसा नहीं हो रहा है, इधर क्या हो रहा है इस बार देखिए सेकेंडरी साइड पे करंट जाने की वजह से मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF will be set up in secondary side due to the current I2। करंट I2 के जाने की वजह से मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है वो सेटअप होगा यहाँ पे। अब ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स सेटअप होगा ये किस नेचर का होगा, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स यहाँ पे सेटल होगा φ2 या फिर N2I2, ये लिखेंगे ना हम लोग। φs लिखने से अच्छा है कि हम इसको N2I2 के फॉर्म में लिखें। अब N2 के नाम का एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है वो सेटअप होगा, ठीक है। अब ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है ये सेकेंडरी साइड की जो फ्लक्स आ रही है इसके डायरेक्शन में सेटअप होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप होगा, ये बस सोच के बताइएगा आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स सेटअप होगा ये इस फ्लक्स को अपोज करने के हिसाब से सेटअप होगा ना। मतलब ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स सेटअप होगा ये क्या करेगा, इस तरफ जोर लगाएगा, इस फ्लक्स को बाहर भेजने के ऊपर कोशिश करेगा, बोलेगा कि इस फ्लक्स को ढकेलना है, आने नहीं देना है इस तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक सिस्टम जो होता है, मैग्नेटिक सर्किट जो होते हैं उसमें जो इंडक्टर्स की आप बात करो तो उनका एक ही बेसिक नेचर होता है ना कि अपने अंदर होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी प्रकार के बदलाव को ये होने नहीं देते हैं, ये अपोज करते हैं, किसी भी टाइप की सडन चेंज इन करंट को इसीलिए अपोज करते हैं। तो जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स सेटअप होगा, याद है आपको कि मैंने आपको इंडक्टेंस के डेफिनेशन में भी बताया था कि 1 हेनरी का इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस जो क्रिएट होता है, इसकी डेफिनेशन में हम लोग बोलते हैं ना क्लियरली कि जब 1 वोल्ट का अपोजिशन ऑफर हो रहा है, कब, जब हम 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट पे करंट को चेंज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, उस अपोजिशन को हम लोग 1 हेनरी से रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक। तो यहां पर जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स सेटअप हो रहा है वो अपोज करेगा अपनी फ्लक्स को। अगर ये अपोज करेगा तो ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स तो उल्टा एक्ट कर रहा है उस मैग्नेटोमोटिव फोर्स से जो प्राइमरी साइड में बन रही थी। भाई यहां पे भी तो कुछ एमएफ बनी होगी ना, प्राइमरी साइड की एमएमएफ को आप लिखते हो
एन आई, एन वन इंटू आई वन। और सेकेंडरी साइड की मैग्नेटोमोटिव फोर्स को आप किससे डिनोट करते हो? यहाँ की एमएमएफ को आप लिखते हो, इसको भी एन आई लिखते हो, लेकिन एन टू इंटू आई टू। तो मैग्नीट्यूड में दोनों एक दूसरे के बराबर आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में मैं बोल सकता हूं कि MMF of the primary side is equals to MMF of the secondary side, मैग्नीट्यूड में बराबर बट एक दूसरे से अपोजिट। तो ये हो जाएगा N1 इंटू आई वन इज इक्वल्स टू N2 इंटू आई टू। लेकिन यहां पर क्या हो गया, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गया। ये N2 I2 N1 I1 के उल्टे दिशा में एक्ट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें फेजर में रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक, तो ये जो सेकेंडरी एमएफ जो यहां से क्रिएट हुआ, ये अपनी प्राइमरी फ्लक्स को अपोज करेगा। क्या करेगा? इट विल अपोज द प्राइमरी फ्लक्स, इट विल अपोज द प्राइमरी फ्लक्स। प्राइमरी साइड किससे जो फ्लक्स हमारे पास आ रही है उसको ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब so therefore I2 is acting in, अगर मैं N1 N2 को कांस्टेंट मान लेता हूं एक पॉइंट पर, तो साफ साफ दिख रहा है कि I2 जो है दैट इज एक्टिंग इन अपोजिशन, इन अपोजिशन विथ I1। फेजर बनाने के समय इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, I2 जो है वो I1 से अपोजिशन में एक्ट कर रहा है, एग्जैक्टली फेज अपोजिशन में एक्ट कर रहा है, मतलब एकदम 180 डिग्री अपार्ट बनेंगे दोनों एक दूसरे के। अच्छा भाई, ठीक है, ये चीज तो यहां से समझ में आ गई। I2 जो है वो फेज अपोजिशन में एक्ट कर रहा है ना। ठीक है, तो एकदम एंटी फेज में दोनों को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं जरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की। तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा ना कि N2 by N1 is equals to I1 by I2 that is equals to K। ये चीज लिखते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का एक्सप्रेशन अगर बनाना हो तो हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो N2 by N1 is equals to, ठीक है ठीक है ठीक है, N2 I2 is equals to N1 I1 that is equals to K। ये एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं। तो बताइए इससे I2 की वैल्यू अगर लिखनी हो या I1 की वैल्यू लिखनी हो तो कैसे बताऊंगा मैं? तो आई कैन से कि I1 is equals to N2 I2 डिवाइडेड बाई N1। और N2 बाई N1 क्या होता है? ये तो खुद ही K होता है। N2 बाई N1 क्या होता है? इसको तो खुद ही हम लोग K लिखते हैं ना। तो मैं बोल सकता हूं कि I1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ I2। I1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ I2 लिखा जा सकता है। सिमिलरली वी हैव E2 बाई E1 इज इक्वल टू N2 बाई N1 विच इज इक्वल टू K। ये एक्सप्रेशन बन रहा है, तो K टाइम्स में आप इस एक्सप्रेशन को पुट कर सकते हो N2 बाई N1 को। ठीक है, उसी को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो इसका मतलब ये हो गया यहां पर कि देयरफॉर V1 एंड E1 आर ऑल्सो इन फेज अपोजिशन। अब मुझे लगता है कि पिछले केस में जो मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताया था कि V1 जो है वो कैसे फेज अपोजिशन में आ रहा है, उसका रीजन अब आपको यहां से मिल गया होगा, है ना। अब इस फॉर्म में आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में V1 का एक्सप्रेशन भी आप पुट करेंगे तो आपको ये चीज दिख जाएगा, क्योंकि I1 जो है उससे अपोजिशन में I2 एक्ट कर रहा है। तो एग्जैक्टली वैसे ही आपको V1 जो है वो अपने E1 से फेज अपोजिशन पर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग समझ जाएंगे। ये भी लेंज लॉ के बेसिस पे ही हो रहा है, are also in phase opposition by Lenz law, by Lenz law। ठीक है, अभी फेजर पे आएंगे इसके तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अगर सपोज कर लीजिए कि मैं यहां पर एक छोटा सा केस अज्यूम करके दिखाता हूं आपको, इसको कैसे मैं बता रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा RL सर्किट है, RL ऐसा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये R है, यहाँ पे XL लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा VR, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होगा VL, कुछ मैं यहाँ से सप्लाई करंट दे रहा हूँ I टोटल, कुछ मैं यहाँ से टोटल वोल्टेज का सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिस शुड बी V टोटल। तो अगर मैं अभी चेक करूँ तो I और VR जो है बोथ विल रिमेन इन द सेम फेज, है ना। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम अभी ड्रॉ करूँ तो ऐसा दिखेगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे VR लिख दूँ,
यहाँ पे आई लिख दूँ तो ये दोनों तो एक ही फेज में दिखेंगे, जबकि VL जो है इस सेगमेंट से लीड करती हुई दिखनी चाहिए। इस करंट से VL मुझे 90 डिग्री आगे चलती हुई दिखनी चाहिए। सिंगल फेज एसी में भी जब पढ़े थे तो हम लोगों ने इम्पीडेंस ट्रायंगल के समय में मैंने आपको इसी तरीके से इम्पीडेंस ट्रायंगल को डिराइव करना बताया हुआ है। अगर आप देखे होंगे तो जो इम्पीडेंस का जो ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके पीछे का सिद्धांत, उसके पीछे का जो फंडामेंटल है कि वो कैसे आता है ऐसा राइट एंगल के फॉर्म में, वो यहीं से हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से चेक करें VR और VL के रिस्पेक्ट में रिलेशन, तो आप देख सकते हैं भाई VR को मैं लिखूंगा I इंटू आर, VR को मैंने लिख दिया I इंटू आर के फॉर्म में, और उधर बना दिया उसकी करंट आगे। इसको ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ये देखिए, सपोज कर लीजिए यहाँ से मैंने VR लिख दिया, इधर मैंने I लिख दिया, ठीक है, और इससे 90 डिग्री, I से 90 डिग्री आगे चलता हुआ मैंने शो कर दिया आपको VL। तो इनका जो रिजल्टेंट मैं ट्रेस करूंगा, ये रिजल्टेंट ऐसे ट्रेस होगा, यहां पर ट्रेस होगा। दिस विल बी V इक्विवेलेंट या V टोटल। V टोटल इज इक्वल टू अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली इंडक्टेंस के केस में हम लोग ये चीज़ लिखते हैं। जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन हम इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहीं से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का एक्सप्रेशन जो है वो बनने लग जाता है। तो ये वाला पॉइंट मुझे लगता है कि आप सबको एकदम प्रॉपर क्लियर होगा, क्योंकि आपने एसी सर्किट पढ़ा हुआ है, सिंगल फेज एसी अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है, तो इसमें मुझे लगता है कि अब दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये वाला तो बता लेंगे आप लोग। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब इसके फेजर पर लेकर के चलता हूं। तो लोड का कंडीशन समझ गए, अब फेजर डायग्राम देखिए लोड का कि कैसे बनता है। यही बस आखिरी इंपॉर्टेंट थिंग है, फेजर डायग्राम फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। आइडियल ट्रांसफार्मर का नो लोड का फेजर तो बहुत देखे हैं आप, अब आज आइडियल ट्रांसफार्मर का ऑन लोड का फेजर भी देख लीजिए किस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर का ऑन लोड का एनालिसिस। तो फेजर डायग्राम में देखिए पहले जो कॉमन चीज है वो ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्या कॉमन चीज है? सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन करंट लिखनी चाहिए। मैग्नेटाइजेशन करंट अगर आई म्यू में लिख रहा हूँ तो दिस इज इक्वल टू I1 हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू φm। मैक्सिमम फ्लक्स का लिंकेज, ये सब सारे के सारे डेटा जो है आपको एक ही फेज में दिखाई देंगे। ठीक, अच्छा, EMF इक्वेशन के हिसाब से मुझे पता है कि E1 इज इक्वल टू E2, और चूंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस का केस है ही नहीं, सेकेंडरी साइड लोडेड होने के बावजूद देयर इज नो रेजिस्टेंस, क्योंकि आइडियल केस है। अभी प्रैक्टिकल होता तो मैं इक्वल टू V2 नहीं लिख सकता था, अभी आइडियल केस है तो आई कैन क्लियरली राइट इट इक्वल टू V2 लिख सकता हूं मैं इसको ऐसा। और इनसे फेज अपोजिशन में मुझे दिखेगा क्या? इनसे फेज अपोजिशन में दिखेगा मुझे V1, जिसको अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इतना तो आप ऐसे ही बना सकते हो। आइडियल ऑन नो लोड कंडीशन पे भी आप ये बनाए थे, आइडियल ऑन लोडेड कंडीशन पे भी इस तरीके का फेजर बनेगा। लेकिन इस बार एक नया चीज है। क्या नया चीज है? इस बार आपको करंट को भी ट्रेस करना है साथ में। अब मजा आएगा। मजेदार चीज यही है, ये करंट ही इसको डिफर करता है इस फेजर डायग्राम को। करंट को जब मैं ट्रेस करने जाऊंगा ना, तो मेरे पास क्या सिचुएशन रहेगा, देखिए V2 से I2 करंट लैग करती हुई दिखेगी अननोन डिग्रीज पे। V2 से I2 करंट शुड बी सीन एज लैगिंग। तो ये I2 करंट यहां कहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस, इस तरीके से। लेट इट बी माय करंट I2 जो कि इस V2 से कुछ अननोन 5 डिग्री लैग कर रही है, कुछ अननोन 5 डिग्री से पीछे चल रही है। क्यों पीछे चल रही है? क्योंकि इंडक्टिव लोड है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेकेंडरी साइड पे जो हम लोगों ने लोडिंग किया हुआ है दैट इज एन इंडक्टिव लोडिंग, और भी प्योर इंडक्टर है, तो कुछ ना कुछ डिग्री से ये लैग करती हुई दिखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। और सिमिलरली I1 का क्या सीन मैंने आपको बताया, अगर आप पिछले पेज पे जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि I1 जो है, अब देखिए I1 को मैंने I म्यू के बराबर वहां पे शो किया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में I1 शो कहां पे होना चाहिए, I1 को आपको कहां पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, वो एक बार देखिएगा जरूर ध्यान से एकदम। अगर यहां पर आप नोटिस करेंगे या इस जगह पर, यहां कहीं पे मैंने बताया था ना आपको,
हाँ, एमएफ सेटअप हो रहा है अपोजिंग नेचर का, इट विल अपोज द प्राइमरी, देयरफॉर देखो ये वाला केस मैंने आपको बताया था, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ क्लैरिटी आएगी इसमें। देखिए I2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू I1। I2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू I1। फेज अपोजिशन पे है लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर हो सकता है। तो क्या मुझे यहाँ पे I1 लिखना चाहिए क्या? नहीं, मैग्नेटाइजेशन की बात करना चाहिए यहाँ पे। I1 जो है इस I2 के फेज अपोजिशन में दिखना चाहिए। तो इसी लाइन को मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँगा, इसी लाइन को मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँगा और ऐसा कुछ डायग्राम बनाऊँगा। दिस शुड बी माई I1 जो कि अपने V1 से कुछ 5 डिग्री पर लैग कर रहा है। ये 5 एकदम उतना ही होगा जितना I2 और V2 के बीच का फेज डिफरेंस एंगल है। ये बनता है मेरा फाइनल फेजर डायग्राम। दिस इज द फाइनल फेजर डायग्राम फॉर ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। इंडक्टिव लोड का केस अगर मैं देखूं तो V1 जो है ये अपने फ्लक्स से 90 डिग्री लीड कर रहा है, ये सिचुएशन हम लोग देख लिए। V2 जो है वो अपनी फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, ठीक है। और दूसरा कि नो लोड की कंडीशन पर मैंने ये चीज़ बता दिया है। अगर सपोज कर लीजिए कि हम k की वैल्यू 1 ले लेते हैं, इफ आइडियल का केस है ना, इफ k बिकम्स इक्वल्स टू 1 देयरफॉर E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू V2 एंड E1 की वैल्यू E2 के बराबर, V2 के बराबर, ठीक है। एंड अच्छा, ये सिचुएशन आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, ये है E2 बाई E1 इज इक्वल्स टू 1। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को अगर मैं k की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ इस कंडीशन पर, तो मुझे सीधे सीधे E2 बाई E1 इक्वल्स टू 1 मिलता है। इसीलिए मैंने लिखा कि E2 इज इक्वल्स टू E1। ये जो सिनारियो मैंने लिखा है वो यहाँ से आया है, इसकी वजह से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पूरा एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है जिसका कि आप दो कंडीशन देखे कि ऑन लोड कंडीशन भी और नो लोड कंडीशन भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूरा ये जो फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो कंसिडर करना है वो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स का क्रिएशन। नो लोड कंडीशन पे वो चीज़ आपको सेकेंडरी पे अलग से नहीं दिखाई दे रही थी, जस्ट बिकॉज कि सेकेंडरी ओपन होने की वजह से I2 आपका डेड हो गया था, I2 था ही नहीं वहाँ पे। यहाँ पर सेकेंडरी कनेक्टेड होने की वजह से, सेकेंडरी लोडेड कंडीशन पे होने की वजह से ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो क्रिएट हो रहा है, यही इस पूरे ग्राफ का सूत्रधार है, इसी पूरे ग्राफ का मेन करता धरता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यार। चलिए ठीक है, काउंटर बैलेंसिंग MF जो है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। और I1 जो है वो V1 से लैग कर रहा है 5 डिग्री से, चलिए ठीक है 5 डिग्री से। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो जो था, दिस वाज ऑल अबाउट द फेजर डायग्राम फॉर ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड, आइडियल ट्रांसफॉर्मर नो लोड। अगली क्लास में अब जब मिलेंगे हम लोग तो हम आइडियल नहीं, अब प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे और देखेंगे कि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर जो है वो लोडेड कंडीशन पे कैसे काम करता है। आपको बढ़िया तरीके से मैं ग्राफिकल फॉर्म में बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के तीनों वर्जन्स बताऊंगा। तीनों वर्जन्स मतलब ऑन लोड में रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड, तीनों ही टाइप के लोड पर इसकी फेजर कैसे बनती है, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनेशन पर, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस एकदम मस्त से डिटेल में बढ़िया तरीके से देखेंगे और उसके बाद फिर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स पर पहुंच जाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। रेफर टू प्राइमरी साइड, रेफर टू सेकेंडरी साइड, इसको कैसे पहचानते हैं, कैसे बताते हैं, सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर कैलकुलेशन का पार्ट आ जाएगा जो कि एकदम ईजी सा है। फिर तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा कि आप 3 बेसिक कैलकुलेशन पढ़ेंगे, एफिशिएंसी कैलकुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, ऑल डे एफिशिएंसी, ये 3 चीज़ पढ़ लिए। SC/OC टेस्ट जो है वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया, तो आगे चल के अब हम लोग SC टेस्ट, OC टेस्ट, ये दोनों चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। लॉसेस का फैक्टर जो है वो देख लेंगे ऑन लोड और नो लोड कंडीशन पर, उसकी भी फेजर आपको समझ में आने लग जाएगी। तो ग्रेजुअली अगर आपको ये बेसिक से फेजर समझ में आ रहा है तो आगे चल के जब एडवांस फॉर्म में हम फेजर्स बनाएंगे इसके, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज़ एकदम सीक्वेंस में देखते जाइएगा, ये सीरीज़ अभी लगातार आपके लिए चलती रहेगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो भी बच्चे SSC JEE एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस आज से शुरू हो चुकी है डेल्टा अकेडमी लाइव ऐप पर। तो डेल्टा अकेडमी लाइव ऐप सबसे पहले तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और लाइव ऐप पर SSC JEE की संग्राम बैच जो है वो आज यानी कि 10 तारीख से शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप रेगुलरली देखेंगे इस पर क्लासेस चल रही हैं। अब से कुछ दिन के बाद आपके लिए मेजरमेंट की क्लास भी इवनिंग की शुरू हो जाएगी, तो शाम 6 बजे भी उसमें क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। बैक टू बैक प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और हाँ, कोर्स फीस जो है वो बिल्कुल एज मिनिमम एज पॉसिबल जितना हो सकता था वो रखी गई है। तो आप सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको अलग एक्सपीरियंस रहेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, डेडिकेटेड एक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई भी होती रहेगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।
और मस्त से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।